नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आप सबके बीच फिर से लूसेंट इतिहास का मौर्य साम्राज्य का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था दोस्तों, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल असाय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। धनानंद को हराने में चाणक्य ने कौटिल्य जो थे, उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी दोस्तों, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है दोस्तों। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था दोस्तों। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत दिए थे। 4 प्रांत इस प्रकार है दोस्तों: काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी दोस्तों। मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक जो थे, सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है दोस्तों। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चलते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्रा के बारे में, पाटलिपुत्रा एक विशाल प्राचीर से घिरा है दोस्तों, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर जो था, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे दोस्तों। राजा का जो महल था उसमें काठ का बना है। राजा का जो महल था वो काठ का बना था, जिसे पत्थर की नाक्सी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से
उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया था दोस्तों। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है दोस्तों। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश जो थे एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है दोस्तों। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला जो था सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान जो थे तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है दोस्तों। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। अशोक जो थे बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यवदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था दोस्तों। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगुलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है दोस्तों। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभरदार मूर्तिशिल्प जो थे रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक जो राजा अशोक में उल्लेखित है। भ्राऊ अभिलेख में अशोक ने समय को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है दोस्तों। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन था दोस्तों। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय जो था पाटलिपुत्रा में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपबुक्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी दोस्तों। अशोक
पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था दोस्तों। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी दोस्तों। अशोक के 7वें जो था स्तंभ लेख, 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एक पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था दोस्तों। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था। अशोकों के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख सवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं दोस्तों। नोट कीजिएगा दोस्तों आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खरोष्टी लिपि जो थी दाई से बाई ओर लिखी जाती थी दोस्तों। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पेंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप की हुई थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख, उनमें वर्णित विषय इस तरह है दोस्तों। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है दोस्तों। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है दोस्तों। एवं तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है दोस्तों। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है दोस्तों। धर्म एवं महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है दोस्तों। 7वां एवं 8वां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है दोस्तों। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है।
12वां शिलालेख में स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है। यहाँ उसने धर्म का प्रचारक भेजे थे दोस्तों। और अशोक का अंतिम 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है दोस्तों। शिलालेख 14 है और स्तंभ लेख 7 है। 7 जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है दोस्तों। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। स्तंभ लेख, पहला स्तंभ लेख प्रयाग में पहले कौशाम्बी में स्थित था। पहला जो स्तंभ लेख है पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा स्तंभ लेख टोपरा में, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। चौथावां स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है दोस्तों। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी दोस्तों। पांचवा लौरिया अरे राज्य जो चंपारण बिहार में स्थित है दोस्तों। छवा लौरिया नंदगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में ही इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है दोस्तों। छठा जो स्तंभ लेख है लौरिया नंदगढ़, बिहार के चंपारण में स्थित है। इस पर मोर का चित्र बना है दोस्तों। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है दोस्तों। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है दोस्तों। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि जो था माफ कर दिया। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है दोस्तों। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी दोस्तों, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसी की संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी दोस्तों। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के जो प्रशासक थे कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे दोस्तों। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशंसकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था दोस्तों।
प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। बिक्री जो था कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था दोस्तों। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था दोस्तों। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे दोस्तों। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है दोस्तों और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है दोस्तों। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था दोस्तों। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे दोस्तों। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी दोस्तों। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो था महामात्स्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था दोस्तों। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक और 6ठा निरीक्षक, 7वां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी दोस्तों। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों का रहा दोस्तों। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी दोस्तों।